Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 21 डेवलपमेंट एंड एजिंग के सिलसिले का आज लेक्चर नंबर 5 है। पिछले लेक्चर में आपको याद होगा हमने ह्यूमन जेस्टेशन पीरियड का एक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और उसमें आपको बताया था कि ह्यूमन जेस्टेशन पीरियड 3 एपिसोड्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ह्यूमन जेस्टेशन पीरियड विच इज आल्सो नोन एज प्रेगनेंसी पीरियड। तो इस प्रेगनेंसी पीरियड को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहला एपिसोड है जो कि तकरीबन 3 मंथ्स पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कैरेक्टरिस्टिक डेज आपको बताए थे कि ये LMP से स्टार्ट हो जाता है। फ्रॉम LMP, या फिर आप फर्टिलाइजेशन का पॉइंट याद रख लें, फर्टिलाइजेशन से ये स्टार्ट होगा। LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कहलाता है, वहां से आमतौर पर इसको हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर को। फ्रॉम LMP टू 13th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। उसके बाद फिर जो सेकंड पार्ट है प्रेगनेंसी पीरियड का, दैट इज नोन एज सेकंड ट्राइमेस्टर, और सेकंड ट्राइमेस्टर 14th वीक से 27th वीक तक कंसिस्ट करता है। और जबकि तीसरा हिस्सा इसका थर्ड ट्राइमेस्टर कहलाएगा, और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक डेज हैं दे आर एक्चुअली फ्रॉम 28th वीक टू 36th वीक। तो इस तरह से ह्यूमन जेस्टेशन पीरियड इन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले आज हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन कौन से इवेंट्स परफॉर्म होते हैं। इस दौरान में जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस होती हैं, उन इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में एनलिस्ट किया जा सकता है, जैसे फर्टिलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन अमल में आती है। तीसरा इंपॉर्टेंट इवेंट जो यहां पे टेक प्लेस होगा वो इम्प्लांटेशन है। इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट इवेंट यहां पे हमने डिस्कस करना है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। और 5वां इवेंट हम डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा डेवलपमेंट। और 6ठा इवेंट ऑर्गेनोजेनेसिस के मेजर इवेंट्स को भी यहां पे इंक्लूड किया जाएगा। मेजर इवेंट्स ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। So these are important activities that occurs during the first trimester। ये जो अर्सा आपको बताया from LMP to 13th week of the pregnancy, उसमें ये important activities take place होती हैं मदर बॉडी के अंदर। इनमें से फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन और इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको पिछले लेक्चर्स में याद होगा कि फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी भी आपको बताई थी कि फर्टिलाइजेशन अकर्स एट द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट। यहां पर प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होती है व्हेन ओव्यूलेशन अकर्स। तो वो जो साइकिल का मिड डे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ओव्यूलेटरी डे, उस ओव्यूलेटरी डे के 24 या 48 आवर्स के अंदर अंदर ये फर्टिलाइजेशन हो जाती है अगर स्पर्म यहां पर अवेलेबल हो। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी तो आपको उसका मैकेनिज्म भी बताया था कि एक स्पर्म फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है और बाकी फिर सारे यहां से डिस्कार्ड हो जाते हैं। तो जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। तो ये डिप्लॉइड जाइगोट
फौरन बनने के बाद डिवाइड करना शुरू कर देता है। इसके अंदर क्लीवेज का प्रोसेस शुरू होता है और उस क्लीवेज के नतीजे में ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन इसी ओविडक्ट के अंदर परफॉर्म होती है। ब्लास्टोसिस्ट किस तरह से फॉर्म होता है इसका भी पूरा मैकेनिज्म हम पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा वो पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आखिरकार जब ये ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो जाता है, जिसमें आपको ये दो टाइप के सेल्स नजर आएंगे, एक इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है फ्लैटेंड सेल्स पर मुश्तमिल, जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। दिस इज ट्रोफोब्लास्ट। और उसके मुकाबले में दूसरा एक एग्रीगेटेड मैस ऑफ सेल होगा, स्मॉलर राउंडेड सेल्स का एक मैस, 10 to 20 सेल्स का एक मैस जो एक साइड पर एग्रीगेटेड होगा। दैट मैस इज कॉल्ड इनर सेल मैस। सो इस तरह से ये दो तरह के सेल्स पर मुश्तमिल ये स्ट्रक्चर जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, ये यूट्राइन वॉल के साथ, यूट्राइन वॉल की इनर मोस्ट लाइनिंग जिसे एंडोमीट्रियम कहते हैं, दिस इज एक्चुअली एंडोमीट्रियम। तो इस एंडोमीट्रियम के साथ इसकी अटैचमेंट हो जाती है और जैसे ही ये इधर अटैच होता है, इस इवेंट को इम्प्लांटेशन का नाम दिया जाएगा। तो इस तरह से ये इम्प्लांटेशन तकरीबन आफ्टर 5 to 6 days ऑफ द फर्टिलाइजेशन ये यहां पर अमल में आती है और इम्प्लांटेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट के अराउंड एंडोमीट्रियल लाइनिंग ग्रो कर जाएगी। इस तरह से ब्लास्टोसिस्ट यहां पर फिक्स हो जाएगा। सो ये इम्प्लांटेशन एक और इवेंट का सबब बनती है। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट सक्सेसफुली इम्प्लांट होता है तो ब्लास्टोसिस्ट से एक हार्मोन, स्पेशली ब्लास्टोसिस्ट का ये जो ट्रोफोब्लास्ट पार्ट है, ये एक हार्मोन सीक्रेट करना शुरू कर देता है। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, HCG। और HCG फिर कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट नहीं होने देता। इट प्रिवेंट्स द डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। और जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट नहीं होता है तो उसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन मुसलसल सीक्रेट होता रहता है। तो इस तरह से ये जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट नहीं हो पाता HCG की वजह से, प्रोजेस्टेरॉन की सीक्रेशन जारी रहती है। तो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से फिर ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग यहां से शेड नहीं होती। इस तरह से अब प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो चुकी होती है और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ना सिर्फ अब मजीद कोई ओव्यूलेशन नहीं होनी, ठीक है, ये ना सिर्फ कोई ओव्यूलेशन का इवेंट अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं होगा, बल्कि इसके साथ साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुएशन भी स्टॉप रहेगी क्योंकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी शेड नहीं होगी। तो इस तरह से ये दोनों इवेंट यहां पे अब थ्रू आउट द प्रेगनेंसी स्टॉप रहेंगे। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट चेंजेस अकर्स इन ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अक्सर बच्चे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते कि ओव्यूलेशन में और मेंस्ट्रुएशन में क्या चेंज आएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आपने इसका आंसर बिल्कुल सिंपली इस तरह से देना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बोथ ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन रिमेन स्टॉप्ड। बस यही इसका आंसर बनता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ये बात पूछी जानी है कि ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन में क्या चेंज आएगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो आपने कहना है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी दोनों एक्टिविटीज ये स्टॉप रहेंगी, ना तो दोबारा अब ये ओव्यूलेशन होनी है पूरे इन 9 months के दौरान और ना ही इस दौरान में एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड होगी और मेंस्ट्रुएशन होगी। ओव्यूलेशन क्यों स्टॉप रहेगी? असल में ओव्यूलेशन से पहले वो जेनेसिस का प्रोसेस होता है जिसके लिए FSH हार्मोन रिक्वायर्ड होता है, FSH हार्मोन। और इसके साथ साथ आपको याद है ओव्यूलेशन के लिए एक हार्मोन हमने पढ़ा था, LH हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन असल में प्रोजेस्टेरॉन की मौजूदगी में सीक्रेट नहीं होते। अब चूंकि प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन की सीक्रेशन जारी रहती है तो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ये दोनों हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होते। नतीजतन यहां पर ना ओवोजेनेसिस होगा ना ओव्यूलेशन होगी। और इसी तरह से चूंकि ये प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता रहता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और इस वजह से ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग यहां से शेड नहीं होती, तो फिर ये मेंस्ट्रुएशन का इवेंट भी नहीं होता। तो इन दोनों एक्टिविटीज में क्या चेंज आया ओव्यूलेशन में और मेंस्ट्रुएशन में कि बोथ ऑफ दीज एक्टिविटीज विल रिमेन स्टॉप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। अच्छा, उसके बाद अब आप देखिए कि जब ये इम्प्लांटेशन हो जाती है तो इस इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट के अंदर फर्दर डेवलपमेंट का प्रोसेस परफॉर्म होता है। इसका जो ट्रोफोब्लास्ट और
इनर सेल मैस उसमें चेंजेस आना शुरू होती हैं, यानी गैस्ट्रुलेशन का एक इवेंट होता है जिसमें तीनों एम्ब्रियोनिक जर्मलेस डिफरेंशिएट हो जाएंगी। ये बात भी हम पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। गैस्ट्रुलेशन के बाद फिर जो फर्दर इवेंट्स परफॉर्म होते हैं, उन इवेंट्स में ऑर्गेनोजेनेसिस तो है, लेकिन ऑर्गेनोजेनेसिस के साथ साथ यहां पर कुछ और भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की डेवलपमेंट हो रही है, तो उन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स को हम यहां पे अलग से डिस्कस कर लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स ये टर्म दरअसल इस वजह से यूज की जाती है कि अभी जिन मेम्ब्रेन्स का हम जिक्र करने जा रहे हैं, ये मेम्ब्रेन्स दरअसल एम्ब्रियो से ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन बाद में फिर ये एम्ब्रियो का पार्ट नहीं बनती। जो एम्ब्रियो आगे चलकर फुली डेवलप्ड यंग वन में कन्वर्ट होगा, उस वक्त उसके अंदर ये टिश्यूज मौजूद नहीं होंगे जिनका भी हम जिक्र करने लगे। मिसाल के तौर पर वो कौन से टिश्यूज हैं, वो कौन सी लेयर्स हैं जिनको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का नाम दिया जाता है। उनमें नंबर 1 है एमनियन, नंबर 2 यॉर्क सैक, नंबर 3 एलन ट्वाइस एंड नंबर 4 कोरियोन। इन चारों टिश्यूज को, इन चारों लेयर्स को एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कहा जाता है, और उसकी वजह मैंने अभी आपको बताई है कि ये चारों टिश्यूज, ये चारों लेयर्स एम्ब्रियो से ओरिजिनेट होंगी। ये एम्ब्रियोनिक टिश्यूज होंगे, लेकिन ये एम्ब्रियो की बॉडी का पार्ट नहीं बनेंगे। आगे चलकर जब एम्ब्रियो कंप्लीट यंग वन में डेवलप होगा, तो उस वक्त उसकी बॉडी में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, ये चीजें ये डिसइंटीग्रेट हो चुकी होती हैं। तो इस वजह से इन मेम्ब्रेन्स को एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का नाम दिया गया। इसमें आप देखिए कि ये जो सबसे पहला आपको बताया एमनियन, एमनियन दरअसल एक सैक फॉर्म करता है विच इज नोन एज एमनियोटिक सैक। इससे एमनियोटिक सैक फॉर्म होगा, और इस एमनियोटिक सैक के अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है। दैट फ्लूइड इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड। इसके अंदर एक फ्लूइड मौजूद है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। ये दोनों दरअसल प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं। एमनियोटिक सैक इस एमनियोटिक फ्लूइड को कंटेन किए हुए, और एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से डेवलपिंग यंग वन को किसी किस्म का कोई मैकेनिकल शॉक बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। आप इस डायग्राम के अंदर देखिए, ये आप देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द एमनियन, और इस एमनियन ने एक सैक फॉर्म किया हुआ है अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। दिस सैक इज कॉल्ड एमनियोटिक सैक। तो इस एमनियोटिक सैक के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट फ्लूइड इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड, और उस एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से दरअसल एम्ब्रियो किसी किस्म के मैकेनिकल शॉक से प्रिवेंट हो रहा होता है। इस एमनियोटिक सैक और एमनियोटिक फ्लूइड का आपने रोल याद रखना है। दिस एमनियोटिक sac and amniotic fluid actually protects the developing embryo, और ये दोनों असल में किसी किस्म के मैकेनिकल शॉक को प्रिवेंट करते हैं कि एम्ब्रियो या फिर जो डेवलपिंग यंग वन है, जिसे बाद में अभी फीटस कहा जाएगा, इसको किसी किस्म के मैकेनिकल शॉक का सामना ना करना पड़े, क्योंकि मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज के दौरान बहुत सारी मूवमेंट्स भी परफॉर्म करती है, और उन मूवमेंट्स के दौरान किसी किस्म का कोई डैमेज ना होने पाए इस डेवलपिंग यंग वन को। इस मकसद के लिए ये एमनियोटिक फ्लूइड इसके गिर्द मौजूद होता है और उसको सराउंड कर रहा होता है एमनियोटिक सैक। और आपको याद होगा कि हमने गैस्ट्रेशन में जिक्र किया था कि गैस्ट्रेशन के दौरान ब्लास्टोसिस्ट से सबसे पहले जो चीज ओरिजिनेट होती है वो दरअसल ये एमनियोटिक सैक ही होता है। एमनियोटिक सैक जो कि इनर सेल मैस की फर्दर सेल डिवीजन और रीअरेंजमेंट से फॉर्म हुआ होता है। तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स में डेवलप होने वाली ये वन ऑफ द मोस्ट अर्लियर मेम्ब्रेन है जो सबसे पहले ओरिजिनेट हुई होती है। एमनियन के साथ साथ यहां पर दूसरा आपको एक और सैक भी दिखाया था, दैट इज कॉल्ड यॉर्क सैक। तो हमने उसमें ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन के बाद जब गैस्ट्रुलेशन डिस्कस किया था तो गैस्ट्रुलेशन में यॉर्क सैक का भी जिक्र आया था। वहां पर यॉर्क सैक भी जब ये
एमनियन स्टैब्लिश होता है, उसके साथ ही यॉर्क सैक स्टैब्लिश हो जाते हैं। तो यॉर्क सैक बेसिकली इसमें कोई यॉर्क मौजूद नहीं होती, यॉर्क सैक डज नॉट कंटेन यॉर्क, लेकिन इसका एक बड़ा अहम रोल है कि ये दरअसल आरबीसी फॉर्मेशन की फर्स्ट साइट है। दिस इज फर्स्ट साइट ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। दरअसल ये आरबीसी एक इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर डिफरेंट जगहों से प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले इसकी साइट यॉर्क सैक है, यानी एम्ब्रियोनिक लाइफ में यॉर्क सैक से आरबीसी की फॉर्मेशन हो रही होती है। और जब लिवर फॉर्म हो जाता है तो जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है जिसमें एम्ब्रियो फीटस में कन्वर्ट हो चुका होता है, तो फीटल लाइफ के अंदर आरबीसी की फॉर्मेशन लिवर से होगी। और बाद में जब फीटस की बर्थ हो जाती है और वो एक यंग वन बन जाता है, एक इंडिविजुअल बन जाता है, और उसके अंदर फिर बोन मैरो उस वक्त स्टैब्लिश हो चुका होता है, तो यानी आफ्टर बर्थ आरबीसी की फॉर्मेशन फिर बोन मैरो से जारी रहती है। तो इस तरह से आरबीसी की फॉर्मेशन लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस के अंदर डिफरेंट जगहों से हो रही है। तो यॉर्क सैक इज वन ऑफ द फर्स्ट साइट ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, ऑल्दो इट डज नॉट कंटेन यॉर्क। तो आपने देखा कि जो एमनियन था जिसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है, डेवलपिंग यंग वन को शॉक एब्जॉर्बेंस प्रोवाइड किया है, उसके साथ साथ यॉर्क सैक ने फर्स्ट साइट ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन का रोल प्ले किया है। ये दोनों दरअसल इनर सेल मैस से ओरिजिनेट होने वाली दो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं। बोथ ऑफ देम ओरिजिनेट फ्रॉम इनर सेल मैस ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद तीसरा आप देखिए एलन ट्वाइस। तो एलन ट्वाइस किस जगह पर मौजूद है? एलन ट्वाइस आपको इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है। एलन ट्वाइस दरअसल यहां पर आपको क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ कि एलन ट्वाइस किस जगह पर है। बेसिकली एलन ट्वाइस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। एलन ट्वाइस जो टिश्यू है, इस टिश्यू का ओरिजिन भी दरअसल इनर सेल मैस से होगा, और ये टिश्यू ओरिजिनेट होने के बाद ब्लड वेसल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एलन ट्वाइस की जो ब्लड वेसल्स होंगी वो अम्बिलिकल कॉर्ड की ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, और उन्हीं के जरिए दरअसल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस होता है बिटवीन डेवलपिंग यंग वन एंड द मदर्स बॉडी। तो आप एलन ट्वाइस का रोल क्या याद रखेंगे? एलन ट्वाइस एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स इन सर्कुलेटरी सिस्टम। इट एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स इन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? एक्चुअली सर्कुलेटरी सिस्टम में ये कंट्रीब्यूट करता है बाय फॉर्मिंग सम ब्लड वेसल्स, जो कि बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड की ब्लड वेसल्स बन जाती हैं। इट्स ब्लड वेसल्स बिकम्स द पार्ट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड भी आगे चलकर आपको बताते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड क्या चीज है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड की ये ब्लड वेसल्स बन जाएंगी जो कि दरअसल एलन ट्वाइस से ओरिजिनेट हुई होती हैं। इस वजह से एलन ट्वाइस का रोल सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कंसिडर किया जाता है। उसके बाद चौथी जो यहां पर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, दैट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज कोरियोन। कोरियोन अनलाइक अदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डेवलप्स फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट। ये इससे पहले आपको एमनियन, यॉर्क सैक और एलन ट्वाइस के बारे में बताया था कि ये तीनों दरअसल इनर सेल मैस से ओरिजिनेट होती हैं। ऑल ऑफ देम एक्चुअली ओरिजिनेट फ्रॉम इनर सेल मैस ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। इनर सेल मैस जो कि ब्लास्टोसिस्ट में एक अर्ली ग्रुप ऑफ सेल है। इनर सेल मैस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट से ये बाकी लेयर्स ओरिजिनेट होंगी, लेकिन कोरियोन एक्चुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट से ओरिजिनेट होगी। अच्छा, अब ये कोरियोन का क्या रोल है? कोरियोन जो कि ब्लास्टोसिस्ट से ओरिजिनेट होगी, ग्रेजुअली कोरियोन डेवलप होती चली जाती है और इससे प्लेसेंटा ओरिजिनेट होता है। इट गिव राइज प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या होता है? अभी आगे आपको प्लेसेंटा की डेवलपमेंट एक्सप्लेन करते हैं। तो प्लेसेंटा एक्चुअली ये कोरियोन से ओरिजिनेट होगा। तो इस तरह से ये चारों टिश्यूज, इनको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। आपने इन चारों टिश्यूज का ओरिजिन और इनके फंक्शंस को जरूर याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने देखा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने वाला एक और इंपॉर्टेंट इवेंट, डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, उसके बारे में भी हमने कवर कर लिया। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इवेंट जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का पार्ट है, प्लेसेंटा डेवलपमेंट, उसको भी हमने यहां पे इंक्लूड करना है। प्लेसेंटा डेवलपमेंट
देखिए प्लेसेंटा क्या चीज है? प्लेसेंटा इसको आमतौर पर डिफाइन किया जाता है दैट दिस इज अ कनेक्शन बिटवीन डेवलपिंग यंग वन एंड द मदर्स बॉडी। आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि ये जो डेवलपिंग यंग वन है, इस डेवलपिंग यंग वन ने अपनी मदर बॉडी के साथ, यानी वो जो यूट्राइन वॉल है उसके साथ ये एक कनेक्शन कायम किया हुआ है। सो दिस कनेक्शन इज कॉल्ड प्लेसेंटा। इस कनेक्शन को दरअसल प्लेसेंटा कहा जाता है और प्लेसेंटा एक्चुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन विच इज नोन एज कोरियोन। और ये कोरियोन खुद कहां से ओरिजिनेट हुई थी? कोरियोन एक्चुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट से ये ओरिजिनेट हुई थी। तो वहां से ट्रोफोब्लास्ट से ये कोरियोन बनती है और कोरियोन से फिर आगे प्लेसेंटा के ये कुछ पार्ट्स स्टेब्लिश होते हैं जिनको कोरियोनिक विलाय कहा जाता है। कोरियोनिक विलाय ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। कोरियोनिक विलाय आर एक्चुअली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि एंडोमेट्रियम के अंदर पेनिट्रेट करना शुरू कर देती हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि हाईली ब्रांच्ड हैं, आप देख रहे हैं ये हाईली ब्रांच प्रोजेक्शंस जो कि इसी कोरियोन से ओरिजिनेट हो रही हैं। इनको इसी वजह से कोरियोनिक विलाय कहा जा रहा है। सो दीज कोरियोनिक विलाय पेनिट्रेट इनटू द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल। यूट्रस की वॉल की एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर ये कोरियोनिक विलाय पेनिट्रेट कर जाएंगी। इसके अलावा जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है, एंडोमेट्रियल टिश्यू, वो भी प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब है कि प्लेसेंटा ये ना सिर्फ कोरियोन से ओरिजिनेट हो रहा है, इसका कुछ हिस्सा कोरियोन से ओरिजिनेट होगा जबकि कुछ हिस्सा मदर से भी कंट्रीब्यूट होगा। मदर से जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है, एंडोमेट्रियल टिश्यू वो भी प्लेसेंटा का पार्ट है। तो प्लेसेंटा कंसिस्ट ऑफ बोथ फीटल एंड मदर टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ फीटल से मुराद है एम्ब्रियोनिक, ठीक है, फीटल या एम्ब्रियोनिक। तो इट कंसिस्ट ऑफ बोथ फीटल और एम्ब्रियोनिक एंड मदर्स टिश्यू। तो फीटल या एम्ब्रियोनिक कंट्रीब्यूशन यहां पर क्या होगा? फीटल या एम्ब्रियोनिक कंट्रीब्यूशन यहां पर इन द फॉर्म ऑफ कोरियोनिक विलाय है। इससे ये कोरियोनिक विलाय डेवलप हो रहे हैं, कोरियोनिक विलाय। और जबकि इसके मुकाबले में मदर टिश्यू से जो चीज यहां पे कंट्रीब्यूट हो रही है वो है एंडोमेट्रियल टिश्यू। तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर क्या है, तो प्लेसेंटा आपने बताना है कि प्लेसेंटा कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक एज वेल एज मदर टिश्यू। एम्ब्रियोनिक कंट्रीब्यूशन यहां पर आप कोरियोनिक विलाय की फॉर्म में बताएंगे और मदर कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू आप फॉर्म करेंगे। तो इस तरह से आप ये देखिए कि प्लेसेंटा दरअसल ये दोनों टिश्यूज पर मुश्तमिल एक कनेक्शन है जो मदर और डेवलपिंग यंग वन के दरमियान कायम होता है। प्लेसेंटा का ही ये एक पोर्शन है जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड एक थिन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको नॉवल स्ट्रिंग भी कहा जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड को। ये इसी प्लेसेंटा के अंदर से गुजरती है और उसके बाद फिर मदर टिश्यू की तरफ ये जाती है। असल में अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर होती हैं ब्लड वेसल्स। तो वो ब्लड वेसल डेवलपिंग यंग वन और मदर के दरमियान मटेरियल को एक्सचेंज करने का बायस बनती है। ठीक है भाई। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या आपको बताया जा रहा है? अम्बिलिकल कॉर्ड एक थिन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इस डेवलपिंग यंग वन के एब्डोमेन के साथ अटैच होगा। हमारे एब्डोमेन के ऊपर ये जो एक आपको डिप्रेशन सी नजर आती है दैट इज नोन एज अम्बिलिकस। तो वो अम्बिलिकस दरअसल उसी अम्बिलिकल कॉर्ड का एक बकाया बचा हुआ पोर्शन होता है। जब बेबी मदर से डिलीवर होता है तो उस वक्त वो अम्बिलिकल कॉर्ड यहां से कट कर दी जाती है एब्डोमिनल रीजन से। तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो यहां से कट हो जाएगी वो फिर इस तरह से आपको इस डिप्रेशन की फॉर्म में नजर आएगी जिसे अम्बिलिकस कहा जाता है। तो इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर दरअसल ब्लड वेसल्स मौजूद हैं और उन ब्लड वेसल्स के जरिए एक्सचेंज ऑफ मटेरियल यहां पे टेक प्लेस होगा। तो प्लेसेंटा की डेवलपमेंट का आगाज जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाती है तो प्लेसेंटा की डेवलपमेंट भी शुरू हो जाती है। लेकिन प्लेसेंटा की डेवलपमेंट एक्चुअली तो कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, लेकिन फुली फंक्शनल प्लेसेंटा स्टैब्लिश हो जाता है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है भाई। प्लेसेंटा डेवलपमेंट आपने याद रखना है। प्लेसेंटा डेवलपमेंट ये कब स्टार्ट होती है?
प्लेसेंटा डेवलपमेंट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द इम्प्लांटेशन। जैसे इम्प्लांटेशन होगी तो उसके साथ ही प्लेसेंटा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और हकीकत में ये प्लेसेंटा डेवलपमेंट कंटिन्यू रहती है, इट रिमेन्स कंटिन्यू थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी प्लेसेंटा मुसलसल ग्रो करता जाता है और ये आहिस्ता आहिस्ता इसका जो रीजन है वो एक्सपैंड करता जाएगा, क्योंकि साथ साथ ये फीटस ग्रो कर रहा होता है और इसके साथ साथ फिर प्लेसेंटा के अंदर भी ग्रोथ हो रही होती है। तो इसकी डेवलपमेंट और इसकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, बट fully functional placenta has been established till the end of the first trimester. इस प्लेसेंटा के फंक्शंस क्या होंगे? ठीक है, आपको ये डेवलपमेंट का तो आइडिया हो गया कि प्लेसेंटा ओरिजिनेट कहां से होगा और कब से लेकर कब तक इसकी डेवलपमेंट जारी रहती है और फुली फंक्शनल प्लेसेंटा कब स्टैब्लिश होता है। इन सारी बातों के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अब आप देखिए कि प्लेसेंटा का रोल क्या है। यहां पर प्लेसेंटा किस मकसद के लिए स्टैब्लिश हुआ है? तो एज फार एज रोल ऑफ प्लेसेंटा इज कंसर्न, रोल ऑफ प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा के फंक्शंस के अंदर हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, नंबर 1 दैट इट अलाउज द न्यूट्रिएंट अपटेक फ्रॉम मदर, क्योंकि डेवलपिंग यंग वन ने जितनी भी न्यूट्रिशन है वो दरअसल मदर से ऑब्टेन करनी है, तो इस वजह से मदर से वो न्यूट्रिएंट्स थ्रू प्लेसेंटा ही, यानी थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड जो उसकी ब्लड वेसल्स है उसके जरिए ही अपटेक होंगी वो न्यूट्रिशन। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो भी दरअसल इसी के जरिए आनी है। तो न्यूट्रिएंट अपटेक फ्रॉम मदर ये दरअसल प्लेसेंटा का एक इंपॉर्टेंट रोल है। फिर इसी तरह से प्लेसेंटा ऑल्सो अलाउज द रिमूवल ऑफ वेस्ट टू द मदर। जितनी भी वेस्ट एक फीटल बॉडी के अंदर एक डेवलपिंग यंग वन में जनरेट होती हैं वो भी सारी मदर को थ्रो कर दी जाती हैं, मदर की तरफ मूव कर दी जाती हैं, ताकि मदर उसको फिर बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दे, क्योंकि डेवलपिंग यंग वन का डायरेक्टली आउटर इन्वायरमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं होता सिवाय थ्रू इट्स मदर। तो इस वजह से प्लेसेंटा का ये भी रोल होगा कि प्लेसेंटा आल्सो अलाउज द रिमूवल ऑफ वेस्ट टू द मदर। ये याद रखिए कौन सी वेस्ट का हम जिक्र करें? फीटल वेस्ट। जो डेवलपिंग यंग में उसकी वेस्ट का हम जिक्र करें, इट अलाउज द रिमूवल ऑफ फीटल वेस्ट टू द मदर। नंबर 3, इट अलाउज द गैस एक्सचेंज, gaseous exchange between fetus and mother, between fetus and mother, मदर और फीटस के दरमियान जो गैस एक्सचेंज है वो भी दरअसल इसी के जरिए होगा, क्योंकि आमतौर पर ये जो फीटस है डेवलपिंग यंग वन, इसके लंग्स काम नहीं कर रहे होते, ये सांस नहीं ले रहा होता, लिहाजा जो भी ऑक्सीजनेशन इसके ब्लड को चाहिए वो ऑक्सीजनेशन थ्रू मदर्स ब्लड होगी। लिहाजा डीऑक्सीनेटेड ब्लड मदर की तरफ सेंड किया जाता है थ्रू द अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स और उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कलेक्ट किया जाता है। तो इस तरह ऑक्सीजनेशन को भी अलाउ करता है। इसके अलावा एक और रोल प्लेसेंटा के अकाउंट में जो लिखा जा सकता है वो है सीक्रीशन ऑफ हार्मोन, सीक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। प्लेसेंटा से कुछ हार्मोन्स की सीक्रेशन भी होती है, उनमें स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। इसके अलावा एक और हार्मोन जिसे प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन कहा जाता है, ये भी आगे चलकर सीक्रेट होना शुरू हो जाएगा। स्पेशली ये जो एस्ट्रोजन और लैक्टोजन हार्मोन्स हैं ये प्लेसेंटा से सीक्रेट होंगे ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर। These two are secreted during third trimester. आखिर में जाकर 6 months की प्रेगनेंसी के बाद ये सीक्रेट होना शुरू होते हैं, लेकिन इससे पहले प्रोजेस्टेरॉन की सीक्रेशन ये जारी रहती है। जैसे ही फुली फंक्शन प्लेसेंटा स्टैब्लिश हो जाएगा तो वहां से प्रोजेस्टेरॉन की सीक्रेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले आपको याद है कि हमने जिक्र किया था कि
ट्रोफोब्लास्ट से HCG सीक्रेट होना शुरू हो जाता है और वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। लेकिन जैसे ही प्लेसेंटा स्टैब्लिश होगा और यहां से प्रोजेस्टेरॉन की सीक्रेशन शुरू हो जाएगी तो उसके साथ ही HCG स्टॉप हो जाएगा और HCG स्टॉप होने से कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट कर जाएगा। तो ये इवेंट भी इसके साथ लिंक्ड आपने याद रखने कि प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट्स द HCG सीक्रेशन और ये जब HCG सीक्रेशन इनहिबिट होती है तो उसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा। डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। इससे पहले कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन की सीक्रेशन जारी थी और उसकी वजह से प्रेगनेंसी कंटिन्यू थी, लेकिन अब चूंकि इस रोल को प्लेसेंटा ने हासिल कर लिया है और यहां से प्रोजेस्टेरॉन की सीक्रेशन शुरू हो गई है, लिहाजा अब HCG की जरूरत नहीं रही और HCG की जरूरत नहीं होगी तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्लेसेंटा के आपने फंक्शंस याद रखने। अच्छा, उसके बाद हम आखिर में एक और चीज का यहां पे जिक्र कर लेते हैं, कुछ मेजर इवेंट जो ऑर्गेनोजेनेसिस से रिलेटेड है, क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस का इवेंट भी दरअसल फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान ही कंप्लीट होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस वैसे तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फेज है जिसका एक इवेंट आपको न्यूरिलेशन की फॉर्म में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर्स के अंदर, लेकिन इसके अलावा कुछ और मेजर इवेंट्स का हम यहां पे जिक्र कर लें। देखिए, कुछ मेजर इवेंट जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान परफॉर्म होते हैं उनमें जैसे आप ये देखिए कि एट द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ एम्ब्रियोस टेल हैज डिसअपीयर्ड। शुरू में एम्ब्रियो की एक छोटी सी टेल बन रही होती है, जैसे आपको इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे नजर आ रही है, ये एम्ब्रियोनिक टेल। लेकिन ये एम्ब्रियोनिक टेल आप देख रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ द एम्ब्रियोनिक टेल हैज डिसअपीयर्ड एंड द आर्म्स एंड लेग्स आर मोर डेवलप्ड विद फिंगर्स एंड टोज एपरेंट। आर्म्स और लेग्स बनना शुरू हो जाएंगे और उसके साथ साथ ये फिंगर्स और टोज वाजे होना शुरू हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ। इंटरनली अगर देखा जाए, ऑल मेजर ऑर्गन्स हैव बीन अपीयर्ड, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज नाउ फिनिश्ड। तकरीबन ये जो सेकेंड मंथ का एंड है, यानी तकरीबन 8 वीक्स की प्रेगनेंसी जब कंप्लीट हो जाती है तो इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी होती है। जब ये एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड हो जाएगा, यानी जब ये ऑर्गेनोजेनेसिस के तमाम इवेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ऑल द ऑर्गन्स आर एस्टेब्लिश्ड एंड देयर इज अ मैच्योर फंक्शनिंग प्लेसेंटा, क्योंकि तकरीबन ये 8 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद प्लेसेंटा का जो मेजर फंक्शन है, जैसे आपको अभी बताया था कि हार्मोन की सीक्रेशन और बाकी जो फंक्शंस हैं वो ये जैसे ही स्टार्ट कर देता है, तो उसके बाद एम्ब्रियो की अगर आप लेंथ ऑब्जर्व करें तो तकरीबन ये लेंथ 38 मिलीमीटर की ये लेंथ होगी। और अब एम्ब्रियो को नाम दिया जाएगा फीटस का। ठीक है, अब एम्ब्रियो को फीटस के नाम से पुकारा जाएगा। तो याद रखिए कि शुरू में एम्ब्रियो से हम कॉल कर रहे थे, लेकिन आफ्टर the 8 weeks of pregnancy या at the end of the second month of the first trimester, the embryo is now called as fetus। और याद रखो कि इस fetus में internal organs develop हो चुके होते हैं। एक छोटा सा ये ह्यूमन बीइंग नजर आ रहा होगा जिसकी टोटल लेंथ कोई 38 मिलीमीटर या तकरीबन 1.5 इंच के करीब होगी। उसके बाद फिर इसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर का थर्ड मंथ शुरू होता है और इस थर्ड मंथ के अंदर फीटस ग्रोज रैपिडली। शुरू में देखो कि इसका साइज बहुत ही छोटा था और अब इसका साइज रैपिडली ग्रो करेगा। इट इज अबाउट 85 मिलीमीटर, यानी तकरीबन कोई 3.5 इंचेस इसका साइज बन जाएगा ये इस थर्ड मंथ के दौरान। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहला जब ट्राइमेस्टर अब कंप्लीट हो रहा है तो उस वक्त आप देखिए कि सेक्सेस के अंदर भी डिफरेंशिएशन का आगाज हो जाता है। इसमें जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो विजिबल हो जाते हैं, लेकिन ये आमतौर पर इनको हम बाहर से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। एक टेक्निक होती है अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसके जरिए आमतौर पर फीटल इमेज को किसी मॉनिटर के ऊपर ऑब्जर्व किया जाता है और उसके जरिए सेक्सेस को भी आइडेंटिफाई किया जाता है। अगरचे सेक्सेस का डिफरेंस यहां पर स्टैब्लिश हो चुका होता है, लेकिन ये इतना ज्यादा चूंकि वाजे नहीं होता, एक तो साइज छोटा है इस वजह से भी, तो इस वजह से अभी इतना पता नहीं चल रहा होता। और वो अल्ट्रासोनोग्राफी आमतौर पर वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट शो करती है तकरीबन कोई 5th मंथ या ऑनवर्ड।
तो इस तरह से ये फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान जो मेजर इवेंट्स ऑर्गेनोजेनेसिस के परफॉर्म होते हैं उनको आपने ये इस तरह से एनलिस्ट कर लेना है। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हमने ह्यूमन जेस्टेशन पीरियड के जो 3 फेजेस हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर के इवेंट्स को कंप्लीट कर लिया। अभी सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के इवेंट्स बाकी हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर कल के लेक्चर में उनके बारे में हम बात करेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.